फिल्मी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट मनी हाइस्ट। ये एक स्पेनिश सीरीज है जो कि कोविड-19 के लॉकडाउन में काफी फेमस हो गई थी। इस वजह से इसे कोरिया में भी रीमेक बनाया गया है। मनी हाइस्ट को IMDb पे 8.2 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए मनी हाइस्ट के पहले सीजन के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका सीक्रेट नेम टोक्यो होता है और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि टोक्यो अपने एक बुरे सपने से जाग जाती है। तभी वहाँ पर उसे टीवी पर एक न्यूज दिखती है। इसी के साथ वो हमें अपना इंट्रोडक्शन भी देती है। वो हमें बताती है कि उसने अपने पार्टनर के साथ अब तक 15 बार चोरियां की है, लेकिन लास्ट चोरी के वक्त उसका पार्टनर मारा जाता है और वहाँ पर टोक्यो जैसे तैसे वहाँ पर बच जाती है। अब टोक्यो के ऊपर एक डकैती का इल्जाम और एक मर्डर का इल्जाम है, इसलिए वो 11 दिनों से पुलिस से छिप रही है। अगर टोक्यो पुलिस के हाथों पकड़ी गई तो उसे 20 साल की जेल होगी और इसीलिए टोक्यो एक जगह से दूसरी जगह तक भागते हुए छिपते हुए जा रही है। टोक्यो ये जानती थी कि पुलिस उसे कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए वो अपना आखिरी कॉल अपनी माँ को करती है। टोक्यो अपनी माँ को बताती है कि वो जिंदा है और न्यूज में आपने मुझे देख ही लिया होगा क्योंकि आए दिन न्यूज में मेरी फोटो दिखाई जाती है। वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आओगी। टोक्यो उनसे कहती है कि हाँ मैं आपसे मिलने आऊंगी। वो दोनों एक जगह मिलने के लिए डिसाइड करते हैं। इसके बाद टोक्यो अपनी माँ से मिलने के लिए उस फोन बूथ से बाहर आ जाती है। टोक्यो रास्ते पर होती है, तभी उस रास्ते पर एक कार आती है। उस कार में एक इंसान होता है जिसका नाम होता है प्रोफेसर। प्रोफेसर टोक्यो से बात करता है, उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वहाँ पर टोक्यो प्रोफेसर की बात पर ध्यान नहीं देती है और अपने रास्ते पर आगे चलती जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसका रास्ता फिर से रोकता है और उसे कहता है कि तुम अपनी माँ से मिलने जा रही हो, वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहाँ पर पुलिस ने तुम्हारे लिए जाल बिछा कर रखा है, अगर तुम वहाँ पर गई तो पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी। इससे तो ये अच्छा है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। मैं एक बड़ी चोरी का प्लान बना रहा हूँ जो कि पूरे 250 करोड़ मिलियन यूरो की है। मैं इस काम के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम चाहे तो मेरे साथ आ सकती हो। ये बात सुनने के बाद टोक्यो प्रोफेसर के साथ चली जाती है। इसके बाद हमें प्रोफेसर की टीम दिखाई जाती है जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं। वो लोग वहाँ से एक वीरान घर में पहुँचते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर उन लोगों को बैठने के लिए कहता है और उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देकर ये कहता है कि हम यहाँ पर एक बड़ी चोरी का प्लान कर रहे हैं और यहाँ बैठे सभी लोग एक दूसरे का नाम नहीं जानते और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि कोई एक दूसरे का रियल नाम जाने और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना एक सीक्रेट नाम रख ले, जैसे कि किसी खिलौने का नाम, किसी सिटी का नाम या फिर किसी कंट्री का नाम। वहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपना सीक्रेट नाम अलग अलग कंट्री पर रखेंगे। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें बताता है कि अब से 5 महीने तक आप लोगों का यही घर है। हम लोग यहाँ पर 5 महीने तक उस चोरी का प्लान बनाएंगे। इन 5 महीनों में हम ये प्लान करेंगे कि आखिर ये हाइस्ट कैसे कामयाब होगी। साथ ही हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं और कोई भी किसी के बारे में उससे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, साथ ही उसका रियल नाम भी नहीं पूछेगा और रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग अपने अपने नाम कंट्रीज पर रखते हैं। यहाँ पर टोक्यो हम लोगों को वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन लोगों का एक एक कर उनका नाम और क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोगों को बता रही होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है बर्लिन से, जो कि इस हाइस्ट को लीड करने वाला है। बर्लिन के ऊपर अब तक 27 चोरी का इल्जाम लग चुका है। इसके बाद बारी आती है मॉस्को की, जो कि पहले एक खदान में काम करता था। उस पर ये इल्जाम था कि उसने ज्वेलरी शॉप और बैंकों को टनल बनाकर लूटा था। डेनवर, जो कि मॉस्को का ही बेटा था, उस पर ड्रग्स और आए दिन मारपीट के चार्जेस लगते रहते हैं। साथ ही डेनवर काफी गर्म दिमाग है और वो आए दिन चोरी के लिए जेल में आता जाता रहता है। फिर दिखाया जाता है रियो, जो कि कंप्यूटर और हैकिंग में माहिर है, जिसने की 6 साल की उम्र में ही हैकिंग करना शुरू कर दिया था। साथ ही वो इस हाइस्ट में भी हैकिंग का ही काम करने वाला है। इसके बाद हमें 2 भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है हेलसिंकी और ओस्लो, जो कि शरीर से काफी ताकतवर होते हैं। इन लोगों का काम ऐसी चोरियों में हमेशा ही पड़ता है, लेकिन आज तक ये राज है कि इन लोगों के पास दिमाग है या नहीं। और इस टीम की लास्ट मेंबर है नायरोबी, जिसने 13 साल से नकली नोट बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद प्रोफेसर हमें अपना इंट्रो देता है। प्रोफेसर का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है
और प्रोफेसर ने 19 साल से अपनी आईडी ही नहीं बनाई थी। वहाँ पर प्रोफेसर बताता है कि हम इस हाइस्ट में हीरो कहलाने वाले हैं, क्योंकि हम पब्लिक का पैसा नहीं चुरा रहे हैं, हम वो पैसा चुरा रहे हैं जिस पर किसी का भी हक नहीं है। इसके कुछ देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि हाइस्ट की शुरुआत हो गई है। वहाँ पर उन सभी लोगों को इस हाइस्ट में काम आने के लिए जरूरी सामान मिलता है। वो लोग एक ट्रक में बैठकर किसी जगह के लिए निकल रहे होते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर स्पेन के रॉयल मिंट के नोट बनाने के कागज वहाँ से ले जाए जाते थे। इसके बाद वहाँ पर हेलसिंकी रोड पर डायवर्जन का बोर्ड लगाता है और एक ट्रक को रोकता है। वहाँ पर प्रोफेसर की टीम पुलिस और उस ट्रक के सभी लोगों पर बंदूकें तान देती है और उस ट्रक को अपने कब्जे में ले लेती है। वहाँ पर प्रोफेसर की टीम उन सभी लोगों को ट्रक के पीछे और साथ ही प्रोफेसर के टीम के कुछ लोगों को गन्स के साथ उन लोगों के साथ बिठा देते हैं। वहाँ पर बर्लिन पुलिस की गाड़ी में आगे जाता है। प्रोफेसर की टीम को अलग अलग डिवाइड करने का रीजन ये था ताकि वो एक ही बार में उस पूरी जगह पर हमला कर सके। इसके बाद हमें रॉयल मिंट दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल जिसके काफी स्टूडेंट रॉयल मिंट को देखने के लिए आते हैं। इसके बाद हमें उस रॉयल मिंट के एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक एम्प्लॉय का नाम होता है मोनिका, जो कि अपने बॉस से बात कर रही होती है। वो अपने बॉस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसका बॉस उसे कहता है कि मेरी खुद की एक फैमिली है, मेरी एक बीवी और 3 बच्चे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये बच्चा रखो, तुम इसे गिरा दो। वो दोनों वहाँ पर झगड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर की टीम आ जाती है और वहाँ पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से लोग डर जाते हैं और उन लोगों के ऑर्डर मानते हैं। प्रोफेसर की सारी टीम के पास गन्स थी, इसलिए वो रॉयल मिंट के सभी एम्प्लॉय और स्कूल के स्टूडेंट को एक बड़े से हॉल में ले आते हैं और ये सारी एक्टिविटी प्रोफेसर अपने एक सीक्रेट जगह पर देख रहा होता है, जिसका सारा एक्सेस रियो ने हैकिंग कर प्रोफेसर तक पहुंचाया होता है। प्रोफेसर की टीम प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उन लोगों ने जमीन के नीचे से शीटपोर्ट में से एक तार निकाली होती है, जो कि उनके फोन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ना तो किसी सर्वर से ना तो किसी टेलीफोनिक लाइन से। वो लोग इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पुलिस या फिर कोई दूसरी फोर्स उन लोगों की बातें ना सुन सके ना रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद टोक्यो रॉयल मिंट में जो स्कूल के स्टूडेंट आते हैं उन लोगों में एक बच्ची को ढूंढ रही होती है, जिसका नाम होता है एलिसन पार्कर। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जहाँ पर है वहाँ पर भी एलिसन पार्कर की फोटो लगी हुई है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एलिसन पार्कर इस पूरे हाइस्ट में इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रियो उस रॉयल मिंट के बड़े से दरवाजे को बंद कर देता है और वहाँ के सभी लोग बंधक यानी कि हॉस्टेजेस बनकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। इसके बाद हमें दूसरी तरफ एलिसन पार्कर को दिखाया जाता है, जो कि एक वॉशरूम के अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक पिक लेता है जो कि न्यूड होती है और वो उस पिक को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है। एलिसन उसके साथ झगड़ रही होती है ताकि वो फोटो वो इंस्टाग्राम से हटा सके, लेकिन तभी वहाँ पर टोक्यो आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर उस हॉल में ले आती है। अब जब वहाँ पर सारे हॉस्टेजेस आ चुके हैं, तब वहाँ पर बर्लिन अपने चेहरे का मास्क निकालकर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें बताता है कि मैं इस चोरी का इंचार्ज हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस हमें कोऑपरेट करिए और हम भी आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे। सभी हॉस्टेजेस के आंखों पर पट्टी लगाई हुई होती है और तभी वहाँ पर डेनवर उन लोगों के मोबाइल और उन लोगों के नाम की एक लिस्ट बनाता है। इसके बाद हमें मॉस्को और डेनवर दिखाए जाते हैं, जो कि अपने चालाकी से उस रॉयल मिंट की तिजोरी को खोल देते हैं। जैसे ही वो लोग उस तिजोरी का दरवाजा खोलते हैं, तभी उन लोगों को बहुत सारा पैसा दिखता है। वहाँ पर डेनवर उस पैसे को देखकर काफी पागल हो जाता है और उन नोटों के बंडल पर लेट जाता है और उसके पिता को कहता है कि अगर हम ये सारा पैसा चुरा ले तो हमारी लाइफ क्या से क्या हो जाएगी। वहाँ पर मॉस्को उसे कहता है कि ये सारा काम तेरे और मेरे टैलेंट की वजह से नहीं हुआ है, उस प्रोफेसर के मास्टरमाइंड प्लान की वजह से हुआ है। इस चोरी के ऊपर उसका माइंड, उसकी प्रैक्टिस लगी हुई है, इसलिए हम लोगों को उसे धोखा नहीं देना चाहिए। जो हमने प्लान किया है उस प्लान को पूरा करो। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि रॉयल मिंट के सभी हॉस्टेजेस के फोन को एक दीवार पर चिपकाया जाता है उन लोगों के नाम के साथ। इसके बाद वहाँ पर टोक्यो और रियो के बीच बातचीत दिखाई जाती है। उन लोगों के बातों में वो लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर हमें उस हाइस्ट की पहले की रात दिखाई जाती है, जहाँ पर रियो टोक्यो के रूम में आता है और अपने गले से उतार कर एक चेन टोक्यो को देता है और टोक्यो को बताता है कि इसके अंदर मेरा असली नाम लिखा हुआ है। वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उन लोगों ने प्रोफेसर का एक रूल तोड़ा है। प्रोफेसर ने कहा था कि कोई भी एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। इसके बाद हम लोगों को वहाँ पर उन लोगों की लव स्टोरी दिखाई जाती है। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें टोक्यो, नायरोबी, रियो और बर्लिन को दिखाया जाता है, जो कि बंदूक लेकर उस दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं। वहाँ पर वो लोग वो दरवाजा खोल देते हैं, जिसके बाद पुलिस उन लोगों पर हमला करने ही वाली होती है। ये भी उन लोगों का प्लान का एक हिस्सा होता है। प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक इन लोगों को बाहर जाना है, नोटों से भरा
भरा बैग वहाँ पर रखना है और जमीन पर फायर करना है और ये सब करने के बाद वापस से अंदर आ जाना है और दरवाजा बंद कर देना है, जिससे वहाँ पर पुलिस को ऐसा लगेगा कि ये कोई नॉर्मल चोर है जो कि रॉयल मिंट में चोरी करने के लिए आए हैं और वो लोग रॉयल मिंट में आकर फंस गए हैं। और प्रोफेसर का प्लान कुछ और ही होता है जो कि उनके फ्यूचर प्लान में उन लोगों के काम आने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर उनके प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। जब प्रोफेसर की टीम के कुछ लोग बाहर आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस के फायर की वजह से एक गोली रियो के कान से होके गुजरती है। वहाँ पर रियो के कान से खून निकलना शुरू हो जाता है और वहाँ पर वो गिर जाता है। टोक्यो रियो से प्यार करती थी इसलिए वो वहाँ पर फायर करना शुरू कर देती है। टोक्यो की फायरिंग की वजह से उनका काफी ज्यादा काम बिगड़ जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर की टीम के कुछ लोग रियो को घसीट के अंदर ले आते हैं। इस फायरिंग के दौरान एक पुलिस वाली को भी गोली लग जाती है। इसके बाद पूरी हाइस्ट टीम रॉयल मिंट के अंदर आ जाती है। पुलिस अपने बैकअप के लिए स्क्वाड टीम को कॉल लगाती है। वहाँ पर जो नोटों से भरा बैग था उसके अंदर के नोट रॉयल मिंट के आसपास उड़ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीरीज के आने वाले सभी एपिसोड की लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।